हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 चैप्टर 1 रिसोर्सेज को स्टडी करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही इजी है, लेकिन हर कंपटीशन एग्ज़ाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस ज़रूर आता है। और क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअल बेस मिलेगा। अगर आप इस चैप्टर के अंदर जितनी भी डेफिनेशन, जितनी भी वर्ड्स यूज़ किए हैं, अगर आप उन वर्ड्स को अच्छे से समझ लेते हैं, उनका आपको मीनिंग मालूम है, तो आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल सही करके आएंगे। और ये श्योर है कि यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर। जैसे कि चैप्टर का नाम है रिसोर्स, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि रिसोर्स होता क्या है। रिसोर्स जो भी चीज़ हम हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो क्या है, हमारे लिए एक रिसोर्स है। आप पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, टेक्स्ट बुक से पढ़ाई कर रहे हैं, यूट्यूब पर अभी ये वीडियो देख रहे हैं, ये सब चीज़ें आपके लिए क्या हैं, रिसोर्सेज हैं। वाटर यू आर ड्रिंकिंग इज रिसोर्स फॉर यू, फूड यू आर ईटिंग इज रिसोर्स फॉर यू, text book you are reading is a resource to get knowledge for you, and now you are watching this YouTube video of chapter resource, so it will enhance your knowledge, it is helping you somewhat, ये आपकी कहीं ना कहीं मदद कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ये रिसोर्स हुआ। रिसोर्स यानी हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी हमारे इस्तेमाल में आ रही है, हमारे यूज़ में आ रही हैं जितनी भी चीज़ें, और हमारे सराउंडिंग में वो प्रेजेंट हैं, उन्हें हम रिसोर्स बोलेंगे। अब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे कभी भी रिसोर्स की डेफिनेशन वो नहीं पूछेंगे कि रिसोर्स क्या होता है। दे विल आस्क यू, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि इनमें से फॉलोइंग जो ऑप्शंस आपको देंगे 1 2 3 4, इनमें से रिसोर्स कौन सा होगा। एंड वो क्वेश्चन दे सकते हैं जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स, इनमें से कौन सा रिसोर्स है, और वो आपको ऑप्शन दे सकते हैं जैसे वाटर, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक या ऑल ऑफ द अबव, कुछ भी। तो आपको एक चीज़ तो समझ में अब आ गई है कि कोई भी चीज़ जो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रही है वो रिसोर्स है। यानी इस मदर अर्थ के ऊपर जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं सबके सब रिसोर्स कहलाएंगे। यूज़ गिव इट वैल्यू, और रिसोर्सेज का जो यूज़ है वो कोई ना कोई वैल्यू हमें देता है, यानी बहुत ही वैल्यूएबल होता है। वैल्यू से आप क्या समझते हैं कि इकोनॉमिक और एस्थेटिक वैल्यू देता है। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा एस्थेटिक टर्म, जो हमने थोड़ा नया नया सुना होगा। तो एस्थेटिक का मतलब होता है ब्यूटी, सुंदरता, प्राकृतिक सौंदर्य हम बोल सकते हैं। हमारे नेचुरल सराउंडिंग के अंदर हमारे चारों तरफ जितनी भी खूबसूरत चीज़ें जो कि हमें नेचर से मिल रही हैं, उन्हें हम एस्थेटिक ब्यूटी बोलते हैं। जैसे कि पहाड़ हैं, नदी हैं, झरने हैं, जंगल हैं। सो ऑल दीज माउंटेन, हिल्स, रिवर, फॉरेस्ट, ग्लेशियर, स्नो, ये सब क्या हैं, ये सब के सब एस्थेटिक नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि एस्थेटिक वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। सेकंड है इकोनॉमिक। अब आपके दिमाग में आएगा कि इकोनॉमिकली रिसोर्सेज हमें कैसे फ़ायदा दे सकते हैं। सो आपको रिसोर्सेज क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड, वाटर, वेजिटेबल, और जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो कोई ना कोई उन्हें मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई उन्हें बना रहा है उन नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके। और आप अगर वो मैनमेड रिसोर्सेज भी इस्तेमाल करते हो, यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आदमी ने जो रिसोर्सेज बनाए हैं उनका मॉडिफाई करके आप उनका जब यूज़ कर रहे हो, तो वो भी क्या हुआ, वो भी आपको इकोनॉमिक वैल्यू दे रहा है। अब क्या होता है, जैसे हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ हमारी कंट्री में ही ज़्यादातर होती हैं, जैसे नीम हो गया, या फिर हमारी कंट्री के लोगों ने ही उन्हें
फाइंड आउट किया, सर्च किया, नीम हो गया, तुलसी हो गया, टर्मरिक हो गया यानी हल्दी हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंडियंस ने फाइंड आउट की हैं और इंडियंस ने उनके नाम पे पेटेंट बनवा लिया है। अब पेटेंट क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो आपकी है, जो आपने बनाई है, आपका नाम उसके नाम से जुड़ जाएगा और अब उस चीज़ का कोई भी इस्तेमाल अगर करेगा तो वो उनसे पेटेंट राइट लेगा। ठीक है, अब जैसे हम नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि जितनी भी मूवीज़ आ रही हैं बॉलीवुड में, तो हर मूवी में आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं हर सॉन्ग है वो रिपीटेड आ रहा है। तो वो लोग ऐसे तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो क्या करेंगे, जिन्होंने ओरिजिनली उसे बनाया है उसके पास जाएंगे, उससे रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि वो उसके नाम के साथ जुड़ा है और बदले में उसे कुछ ना कुछ वैल्यू मीन्स कुछ ना कुछ तो उसे देंगे, पैसा देंगे या फिर एनीथिंग व्हाट दे वांट दे विल गिव। तो उनको क्या हुआ, इकोनॉमिक फ़ायदा हुआ। इसी तरीके से इंडिया की जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो उनका पेटेंट किसके नाम पर हुआ, इंडिया के पास हुआ। तो बाहर की कंट्रीज़ उनसे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट्स अगर मैन्युफैक्चरिंग करती है तो वो इंडिया को क्या देगा, उस पेटेंट के बदले में कुछ पैसा देगा, कुछ पैसे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगी। तो देखा आपने कि रिसोर्स जो हैं वो किस तरीके से वैल्यूएबल हैं, इकोनॉमिकली भी और एस्थेटिकली भी। अब हमारे पास आता है सेकंड कि रिसोर्स जो है भाई, आप सब कोई भी चीज़ है, अब रिसोर्स तो क्या हुआ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब डायरेक्ट तो कोई भी चीज़ है उसको जाके नेचर में जो मिल रही है उसे डायरेक्ट जाके तो हर चीज़ को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो रिसोर्स जो है वो कहीं क्या बना, बहुत टाइम बाद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट थे नेचर में उनको क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया और उस मॉडिफाई करने के बाद वो क्या बने, रिसोर्स बने। रिसोर्स यानी जो हम हमारे यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सब्सटेंसेस जितनी भी हैं वो टाइम के साथ टेक्नोलॉजी उन्हें इवॉल्व करती है, उन्हें मॉडिफाई करती है और किस में कन्वर्ट कर देती है, रिसोर्सेस में कन्वर्ट कर देती है। जैसे कि स्टार्टिंग के अंदर अर्ली मैन ने फायर को डिस्कवर किया था तो तब तो वो एक सब्सटेंस था, लेकिन बाद में हम उसे कुकिंग के लिए इस्तेमाल करने लग गए तो वो क्या बन गया, अब रिसोर्स बन गया। शुरू के अंदर व्हील था, उसे सिर्फ डिस्कवर किया गया था तो वो सब्सटेंस था, अब लोग उसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करने लग गए। आपकी कार में, साइकिल में, ट्रक्स में, इन सब में किनका यूज़ होता है, व्हील का यूज़ होता है, पहिए का यूज़ होता है। तो अब क्या हुआ, ये चीज़ जितने भी व्हील था एक सब्सटेंस था और टाइम और टेक्नोलॉजी ने इसे क्या बना दिया, रिसोर्स बना दिया। कन्वर्ट वाटर टू इलेक्ट्रिसिटी, उससे क्या बन गया, आप पानी है, पानी तो नेचुरली प्रेजेंट है नेचर के अंदर, हमें नेचर ने रिवर्स दी हैं, ओशंस दिए हैं, समुद्र दिए हैं, नदियाँ दी हैं, झरने दिए हैं, ये सब नेचर ने दिया है, ये सब एस्थेटिक वैल्यू थी। लेकिन इन एस्थेटिक वैल्यूज़ को हमने टाइम के साथ टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके किस में मॉडिफाई कर लिया, इकोनॉमिक वैल्यूज़ में मॉडिफाई कर लिया। HEP यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं जिनसे हम वाटर का इस्तेमाल करके बिजली बनाते हैं। तो यहाँ वाटर क्या हुआ, हमारा सब्सटेंस हुआ और बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी जो बनी वो क्या हुई हमारी, वो हमारा रिसोर्स हुआ। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिसोर्सेज। टाइप ऑफ रिसोर्सेज, अब आप रिसोर्सेज को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। देखिए नेचुरल रिसोर्स जो कि नेचर से हमें मिलते हैं, ठीक है, नेचर से हमें कैसे मिले, बहुत सारा ज़्यादा मॉडिफिकेशन किया हमने उसके बाद हमें मिले नेचर में। जैसे पानी हो गया, उसका हमने मॉडिफिकेशन किया, हमें इलेक्ट्रिसिटी में हमने कन्वर्ट किया। तो पानी मिला कहाँ से, नेचर से, तो नेचुरल रिसोर्स हुआ। कोल है जैसे कोयला,
वो हमें नेचर से मिलता है। तो कोई भी चीज़ हमें नेचर से डायरेक्ट मिलती है और उसका हम इस्तेमाल करके क्या करते हैं, उसको मॉडिफाई करके यूज़ करते हैं, वो नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, ह्यूमन मेड रिसोर्स जैसे ह्यूमन ने बनाया है अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, रोड हो गई, ब्रिज हो गई, ये तो हमें कहीं किसी नेचर ने नहीं दिया, ये डायरेक्ट, ये क्या है, ये अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ह्यूमंस ने बनाया है। तो ये हो गया ह्यूमन मेड रिसोर्स। और तीसरा होता है ह्यूमन रिसोर्स, यहाँ लोग अपनी नॉलेज और अपनी स्किल्स, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर कोई मटेरियलिस्टिक रिसोर्स नहीं आएगा। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब आता है आप और हम। ठीक है, अब जैसे आप पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपका काम क्या है, नॉलेज को लेना। मैंने आपको पढ़ाया, यानी कि आपको क्या ज़रूरत है इस टाइम पे, इस चैप्टर को समझने की ज़रूरत है, और मैं उस चैप्टर को आपको समझा रही हूँ अपनी नॉलेज और अपनी स्किल का इस्तेमाल करके। तो ये आपके लिए क्या हुआ, ये आपके लिए रिसोर्स हो गया। मैं आपके लिए क्या हुई, एक रिसोर्स हुई। कौन सा रिसोर्स हुई, ह्यूमन रिसोर्स हुई। तो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर पीपल आते हैं, ठीक है, लोग आते हैं। जब भी आपसे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन रिसोर्स, ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी फूड, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी सनलाइट, तो आपका आंसर क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स पीपल हैं, लोगों को बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स। अब देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन सिर्फ इसी तरीके से बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन देके कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल रिसोर्स, ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी रोड, ऑप्शन सी ब्रिज, ऑप्शन डी पीपल। तो ऑप्शन ए नेचुरल रिसोर्स हुआ सन, क्योंकि वो आपको नेचर से मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी और सी ब्रिज और रोड क्या हो गए, ह्यूमन मेड रिसोर्स, और ऑप्शन डी पीपल क्या हो गया आपका, ह्यूमन रिसोर्स। तो आपको इस तरीके से समझना है एग्जाम्पल्स के बेसिस पे। जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स को थॉट करोगे, जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स को समझोगे, क्योंकि क्वेश्चन देखो एग्जाम्पल बेस ही आना है। ठीक है, वो आपको बोल देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल रिसोर्स, तो आप बैठ के सोचो नेचुरल रिसोर्स क्या क्या है, सन है, मून है, जो डायरेक्ट हमें नेचर से मिलता है, वाटर है, कोल है, सनलाइट है। तो जो भी चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं, सॉयल है, ये सारी चीज़ें जो क्या है, नेचर हमें, प्रकृति हमें दे रही है, वो सब नेचुरल रिसोर्स हैं। जो चीज़ इंसान बना रहा है वो ह्यूमन मेड रिसोर्स है, और इंसान खुद क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। अब हम नेचुरल रिसोर्स पढ़ेंगे। मेनली इस चैप्टर में आपको नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में ही दिया है। तो नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द ओरिजिन, उनकी ओरिजिन यानी उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर नेचुरल रिसोर्स दो तरीके के होते हैं। पहला होता है बायोटिक रिसोर्स, दूसरा होता है एबायोटिक रिसोर्स। तो बायोटिक रिसोर्स में आते हैं बायो, देखो बायोलॉजी पढ़ी है आपने, तो बायोलॉजी यानी बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। आपकी साइंस में पार्ट है ना, जितनी भी लिविंग बायोलॉजी, तो जितनी भी चीज़ें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं उनको बोलते हैं बायोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोटिक, तो यहाँ बायो का मतलब क्या है, लिविंग, यानी जो जिंदा हैं, जो जी रहे हैं, जिनमें जीवन है, तो बायोटिक रिसोर्स हो गया। तो बायोटिक रिसोर्स में क्या क्या हुआ, प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट्स हैं वो नेचुरली ग्रो करते हैं सॉइल के अंदर, मैनमेड थोड़ी ना होते हैं प्लांट, मैनमेड नहीं हो सकते ना। मैनमेड कौन से प्लांट होंगे, जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स आते हैं, आर्टिफिशियल पौधे आते हैं, वो सब क्या है, वो मैनमेड हैं। लेकिन जिनके अंदर लाइफ है, जो कि प्लांट आपके ज़मीन में उग रहे हैं, आपके जितने भी ट्रीज हैं, वो सब क्या है, बायोटिक रिसोर्स हैं। फिर आपका आता है एबायोटिक रिसोर्स। तो एबायोटिक रिसोर्स में आपके क्या आएंगे, नॉन लिविंग, अ लग गया, यानी जिनमें जीवन नहीं है लेकिन नेचर से उग रहे हैं, यानी नेचर से हमें मिल रहे हैं। तो सॉइल्स हो गया, रॉक्स हो गया, मिनरल्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमें नेचर से मिल रही हैं, इसलिए ये हो गई नॉन लिविंग थिंग्स। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है कि बायोटिक रिसोर्स है
इनमें से आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बायोटिक रिसोर्स। तो बायोटिक रिसोर्स इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि लिविंग है, जिनमें जान है। तो ऑप्शन 1 जैसे प्लांट, ऑप्शन बी एनिमल, ऑप्शन सी सॉयल एंड ऑप्शन डी ए एंड बी। तो प्लांट और एनिमल है ए और बी। अब आपको उसके अंदर एनिमल्स का नाम भी दिया जा सकता है, प्लांट का नाम भी दिया जा सकता है। अब आपको ये समझना है कि किसी भी प्लांट का नाम दिया जाए, चाहे ऑप्शन में चाहे किसी एनिमल का नाम दिया जाए, वो बायोटिक रिसोर्स होंगे। ठीक है। फिर एबायोटिक रिसोर्स है, वो आपको क्वेश्चन दे सकते हैं कि इनमें से कौन सा एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। आपको ऑप्शन दे देंगे सॉयल, रॉक, मिनरल, 4 दे देंगे प्लांट, या फिर किसी प्लांट का नाम दे सकते हैं, आपको किसी माउंटेन का नाम दे सकते हैं। तो देखो एग्जाम्पल्स आप खुद बिल्ड कीजिए, ये सिर्फ जस्ट शॉर्ट एग्जाम्पल्स हैं, इनमें थोड़ा सा आप और बिल्ड करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। फिर आपका आता है नेचुरल रिसोर्स बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेस पे 2 तरीके के होते हैं, एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स। देखिए एक्चुअल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता है, जिनकी क्वांटिटी के बारे में हमें मालूम है कि नेचर में ये चीज़ यहाँ मिलती है और इतनी क्वांटिटी में मिलती है, जो कि हमसे छुपी हुई नहीं है। ठीक है। नेचर में जितने भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जिनका हमें मालूम है, वो क्या हो गया, वो एक्चुअल रिसोर्स है। जैसे खेतड़ी के अंदर कॉपर प्लांट्स हैं। ठीक है। तो खेतड़ी के अंदर कॉपर प्लांट्स हैं जहाँ से तांबा बहुत ज़्यादा निकलता है। तो आपका एक क्वेश्चन तो जनरल नॉलेज का यही बन गया कि कॉपर प्लांट्स हैं, वो कॉपर माइंस हैं, वो कहाँ से मिलती हैं। तो कॉपर माइंस खेतड़ी राजस्थान में मिलती हैं। तो अब बात क्या हुई कि एक्चुअल रिसोर्स कैसे हुई कॉपर माइंस खेतड़ी की, क्योंकि हमें मालूम है कि इस जगह पे कॉपर मिलता है और इतनी क्वांटिटी में कॉपर यहाँ मिलता है, हमें उस नेचुरल रिसोर्स का पूरी तरीके से पता लग चुका है, दैट इज एक्चुअल रिसोर्स। ठीक है। दूसरा आता है पोटेंशियल रिसोर्स। तो पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है, जिसकी पूरी क्वांटिटी अभी हमें मालूम नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं जो कि अभी तक भी रिवेल नहीं हुए हैं, जिनके बारे में अभी तक हमें नहीं पता है। जैसे अभी यूरेनियम की, राजस्थान के अंदर यूरेनियम की खोज चल रही है। तो कई जगह यूरेनियम मिला है, वहाँ से यूरेनियम क्या होता है, डग आउट करने लगे हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं मालूम कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो कोई भी नेचुरल रिसोर्स जिसकी हमें पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, वो हमारा पोटेंशियल रिसोर्स कहलाता है। ठीक है। तीसरा आता है नेचुरल रिसोर्स बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे नेचुरल रिसोर्स 2 टाइप्स में डिवाइड है, लोकलाइज्ड रिसोर्स और यूबिक्यूटस रिसोर्स। लोकलाइज्ड रिसोर्स होते हैं जहाँ पर एक पर्टिकुलर जगह पर, लोकल जगह पे, एक पर्टिकुलर जगह पे रिसोर्सेस अगर प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स। ओके। जैसे कि कॉपर और आयरन, अभी मैंने एग्जांपल दिया जैसे खेतड़ी की कॉपर माइंस है। ठीक है। तो खेतड़ी की कॉपर माइंस, अब कॉपर माइंस है वो खेतड़ी में प्रेजेंट है, आपको पर्टिकुलर जगह मालूम है कि खेतड़ी के अंदर प्रेजेंट है और वहीं प्रेजेंट है बस, तो वो उस नेचुरल रिसोर्स का क्या हो गया, लोकल प्लेस हो गया, लोकलाइज रिसोर्स हो गया वो। अब यूबिक्यूटस रिसोर्स कौन सा होता है, जैसे कि जो सर्वत्र है, जो यूनिवर्सल है, यूनिवर्स में हर जगह पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं यूबिक्यूटस। जो कि पूरे ब्रह्मांड में तो हम नहीं कह सकते, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर हर जगह प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं यूबिक्यूटस रिसोर्स या फिर यूनिवर्सल रिसोर्स आप बोल सकते हो। ठीक है। जैसे एयर है, हर जगह प्रेजेंट है एयर, वाटर है, हर जगह प्रेजेंट है वाटर। तो इनका कोई प्रॉपर एक जगह नहीं हो सकता। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई हवा तो हमारे घर पे मिलती है, पानी तो बस हमारे यहाँ मिलता है, हमारे शहर में मिलता है, तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए ये यूबिक्यूटस रिसोर्स होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है नेचुरल रिसोर्स बेस्ड ऑन द यूज़ के बेसिस पे। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से लगभग 95% चांस होते हैं कि रीन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स पे क्वेश्चन पूछा जाए। अगेन डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, आपको पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल रिसोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। सिंपली आपको क्या करना है, आपको इनका मतलब समझना है। आप अगर मतलब समझेंगे और एग्जाम्पल्स को इनसे कनेक्ट करेंगे तो आप इजीली इन्हें समझ सकते हैं। सबसे पहला आता है रीन्यूएबल रिसोर्सेस।
रीन्यूएबल, यानी देखिए आपको इस वर्ड से ही मालेगा, री यानी दोबारा, न्यू यानी नया, एबल यानी हो सकता है। तो कोई भी रिसोर्सेज जो दोबारा से नया जनरेट हो सकता है उसे बोलेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स, और जो कि एग्जॉस्ट नहीं होता है। यानी फिर एक आता है एग्जॉस्टेबल और नॉन एग्जॉस्टेबल। तो रीन्यूएबल रिसोर्स, जो चीज़ दोबारा जनरेट हो सकती है, जैसे कि सनलाइट है, सनलाइट क्या हुआ दोबारा, अब खत्म होगी क्या, आप रीन्यूएबल कोई भी चीज़ है जो एक बार खत्म आपने यूज़ की लेकिन आपको मालूम है कि दोबारा जनरेट हो जाएगी, ठीक है। एक आता है नॉन रिन्यूएबल, जो कि दोबारा जनरेट नहीं हो सकता है, एक बार अगर ये ख़त्म हो गया तो दोबारा जनरेट नहीं होगा। जैसे हम एग्जाम्पल कोयला ले सकते हैं, कोयला नेचुरल रिसोर्स है लेकिन अगर एक बार ख़त्म हुआ तो दोबारा नहीं आएगा। पेट्रोलियम है, क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, एक बार ख़त्म हुआ दोबारा नहीं आएगा। तो कोल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सारे क्या हैं, ये नेचुरल रिसोर्स हैं, और एक बार अगर ये ख़त्म हो गए तो ये दोबारा जनरेट नहीं होंगे। नॉन रिन्यूएबल, दोबारा जनरेट रीन्यू नहीं हो सकते, और रिन्यूएबल रिसोर्स जो दोबारा रीन्यू हो सकते हैं। अब एक आता है एग्जॉस्टेबल और एक नॉन एग्जॉस्टेबल भी। तो देखिए एग्जॉस्ट, नाम से क्या पता लग रहा है, एग्जॉस्टेबल यानी जो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, और जो चीज़ एग्जॉस्ट हो सकती है यानी कि वो दोबारा आपको नहीं मिलेगी, या फिर मिलेगी तो बहुत लंबे टाइम बाद जनरेट होगी, तो यानी अगर वो ख़त्म हो गई तो हमें अब उसका डिप्राइव हो जाएंगे हम। दूसरा होता है एक नॉन एग्जॉस्टेबल, जो ख़त्म हो ही नहीं सकती। सनलाइट है, क्या कभी ख़त्म हो सकती है, नहीं। एयर है, क्या कभी ख़त्म हो सकती है, नहीं। तो आपको ये जितनी भी टर्म्स हैं इन्हें समझनी है और इन्हें एग्जाम्पल के बेसिस पे समझनी है, ठीक है। फिर आपका आता है स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, कि हम इन रिसोर्सेज का, स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी रिसोर्सेज है वो कितनी अमाउंट में अवेलेबल है इस्तेमाल के लिए, उसको बोलते हैं स्टॉक। हम नहीं बोलते हैं, जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो क्या बोला था कि खाने का, पीने का, बहुत सारी चीज़ों का घर पे हम लोगों ने क्या कर लिया, ला के भर लिया, स्टॉक कर लिया। एक मतलब बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए हमने रिसोर्सेज को इकट्ठा कर लिया, स्टॉक में यूज़ कर लिया। तो उसी से होता है स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, कि जितने रिसोर्सेज आपके अवेलेबल, आपके इस्तेमाल के लिए आपके पास हैं अवेलेबल, वो आपका स्टॉक कहलाएगा, यानी स्टॉक रिसोर्स होगा। अब देखिए हमारे पास, मैंने क्या बोला था, एक होता है हमारा एक्चुअल रिसोर्स, एक होता है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स जिसके बारे में अभी तक हमें नहीं मालूम है, जिसके बारे में अभी तक हमें नॉलेज नहीं है, तो हमें मालूम किसके बारे में है, एक्चुअल रिसोर्स के बारे में। और एक्चुअल रिसोर्स हमारा क्या हो गया, स्टॉक हो गया। और अब हमें इस स्टॉक को कैसे इस्तेमाल करना है ये हमारी सूझबूझ और हमारी नॉलेज पे डिपेंड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन टेरेन। अब नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है, टेरेन का मतलब होता है कि जो एक बहुत ही लैंडस्केप है उसकी क्या ऊंचाई है, ऊंचा नीचा है, वो जितनी भी चीज़ें हैं जो एक लैंडस्केप को दर्शाती हैं उसको टेरेन बोलते हैं। क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। और एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड होता है ऊंचाई। तो जैसे कि कुछ रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ माउंटेन्स में मिलते हैं, कुछ रिसोर्सेज हैं वो प्लेन्स में मिलते हैं। तो रिसोर्सेज भी हैं वो जगह के हिसाब से डिवाइड होते हैं। अब इन रिसोर्सेज का कंजर्वेशन, नेचुरल रिसोर्सेज हमने सारे पढ़ लिए, अब हमें क्या है इनका कंजर्वेशन, क्योंकि इनका जो हमारे पास एक्चुअल रिसोर्स का स्टॉक है, जैसे कि हमने पढ़ा रिसोर्सेज दोनों तरीके के भी हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि एग्जॉस्ट भी हो सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि एग्जॉस्ट हो गए तो आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। अब देखिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो कि रीजनरेट होते रहते हैं, आप इनको कह सकते हो कि जो बार बार रीजनरेट हो गए यानी वो तो नॉन एग्जॉस्टेबल हो गया, वो तो कभी ख़त्म नहीं होगा। नहीं,
ऐसा नहीं होता। हाँ, कुछ बहुत सारे रीन्यूएबल रिसोर्सेस हैं जो कि नॉन एग्जॉस्टेबल होते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, जैसे कि सनलाइट हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया। लेकिन कुछ हैं जिनको रीन्यू होने में, वो रीन्यू तो होते हैं नेचर में, लेकिन बहुत ही हज़ारों सालों में होते हैं, और एक इंसान 1000 साल तो जी नहीं सकता रिसोर्सेज का इस्तेमाल के लिए, करने के लिए। तो वो हमारे लिए एक तरीके से क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। सेम वे है कि आप हमें उनका कंजर्वेशन कैसे करना है। तो यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रीन्यूड। मैंने क्या बोला कि नॉन एग्जॉस्टेबल हैं, उनको तो हम कितना चाहे यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई रिसोर्स जो रिन्यूएबल है, रीजनरेट तो होता है दोबारा, लेकिन एग्जॉस्टेबल है, एग्जॉस्ट हो गया तो दोबारा रीन्यू होने में बहुत टाइम लगेगा। तो हमें रिसोर्सेज का इस्तेमाल इतने ढंग से करना चाहिए कि हम उन्हें टाइम दे सके रीन्यू होने के लिए। सेकेंड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप अपना डेवलपमेंट तो करो, आप इकोनॉमी इंक्रीज करो, लेकिन जिन रिसोर्सेज का इस्तेमाल आप करके इकोनॉमी जनरेट कर रहे हो, उन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करो कि जितना आप यूज़ कर रहे हो उतना वो रीन्यू भी हो, ताकि आने वाली जनरेशन, जो फ्यूचर जनरेशन है, उसके लिए वो रिसोर्सेज अवेलेबल हों, वो उन रिसोर्सेज के लिए डिप्राइव ना हो। वरना जिस तेज़ी से, जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम हमारी इकोनॉमी को इंक्रीज़ करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं, और बहुत सारे हैं जो कि होने की कगार पर हैं। तो अब वो रिसोर्सेज क्या हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही ये है कि आप अपना डेवलपमेंट कीजिए, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए कि वो रीन्यू हो सकें, दोबारा जनरेट हो सकें, और फ्यूचर जनरेशन के इस्तेमाल में आ सकें। तीसरा है ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कंजर्व्ड। कि जो भी लाइफ की डाइवर्सिटी है, जैसे कि अभी हमारा 5 जून को एनवायरनमेंट डे गया, उसकी थीम क्या थी, बायोडाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि जितनी ज़्यादा लिविंग थिंग्स बहुत अमाउंट में होंगी, मतलब नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स होंगी, वो डाइवर्सिटी कहलाएगी। जैसे अब हम इसे समझते हैं कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे कि एक जगह है, एक जगह सिर्फ इंसान रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ की डाइवर्सिटी एक जगह हो गई, इंसान रहते हैं, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स रह गया। एक जगह है जहाँ इंसान भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, ठीक है, और एनिमल्स भी किसी एक वैरायटी के नहीं रहते, बहुत बहुत डिफरेंट वैरायटी के एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, अब डाइवर्सिटी इंक्रीज हुई, उससे ज़्यादा वैरायटी के रहते हैं तो और ज़्यादा डाइवर्सिटी। यानी हम कह सकते हैं कि लाइफ की जितनी ज़्यादा वैरायटी जिस जगह पर होंगी, उस जगह की डाइवर्सिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। और जहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी वहाँ इकोसिस्टम या फिर आपका जो नेचर आप बोल सकते हो, वो क्या होगा, बैलेंस रहेगा। आपके रिसोर्सेस वहाँ कम इस्तेमाल होंगे, कम खत्म होंगे, और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएंगे। लास्ट है डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज। जो कि नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा, जितने अब इंडिया के अंदर क्या है, ये रूल है कि 33.33% फॉरेस्ट होने चाहिए, लेकिन हैं कितने अभी, 24 समथिंग है, जो कि अभी कुछ इंक्रीज हुए हैं। पहले तो 19 पे चले गए थे, 17 पे चले गए थे। सो अभी क्या है, नॉलेज बढ़ रही है, लोगों की स्किल्स बढ़ रही है, लोग समझ रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो डिग्रेडेशन पहले हो चुका था अब उसे कम किया जा रहा है, और फॉरेस्ट हैं वो ग्रो किए जा रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर योर रिसोर्सेज। इस चैप्टर के अंदर हमने रिसोर्सेज का बेसिक मीनिंग समझा, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं वो समझा, एंड ये समझा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस वे में आते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन फिक्स है इस चैप्टर से, 1 या 2 क्वेश्चंस प्रॉपर आएंगे ही आएंगे, और वो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्पल बेस। आपको हर वर्ड का मीनिंग मालूम होना चाहिए, और
उनके क्या पॉसिबल एग्जाम्पल हो सकते हैं वो मालूम होना चाहिए। सो आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं। हम पूरी पॉसिबल कोशिश करेंगे कि हम आपके डाउट्स को सॉल्व करें। थैंक यू सो मच। स्टडी हार्ड, लिव वेल।